Hello everyone, I Dimple from Sony Nursing College. Today I am here to present a topic of psychology, that is Introduction of Psychology from Unit 1. Firstly, we will discuss about the introduction. Psychology is a Greek word साइकी एंड लॉगस। साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसमें दो शब्दों को शामिल किया गया है, साइकी और लॉगस को। साइकी मीन्स सोल, आत्मा, और लॉगस मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। तो साइकोलॉजी का मेन मीनिंग बनता है कि स्टडी ऑफ सोल, सोल के बारे में पढ़ना या उसके बारे में नॉलेज गेन करना। हालांकि कुछ साइकोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं हुए और उसके बाद में सोल शब्द को माइंड और कॉन्शियसनेस के साथ में बदल दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये वॉल्टर्स बोअर्स पिल्सबरी के अकॉर्डिंग दी गई थी। पिल्सबरी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को इंक्लूड करता है। साइकोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर जो होता है, जितनी भी लाइफ में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन हमारे साथ में घटते हैं, वो सभी बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होता है। बिहेवियर के अंदर हम 3 बातों को और इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है आपका कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, यानी कि मोटर एक्टिविटीज़। जो भी हम लाइफ के अंदर जो भी मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सभी एक्टिविटीज़ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ का मीनिंग होता है जो भी आप मेंटल प्रोसेसेस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपके थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है जिनके अंदर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, मेंटल प्रोसेसेस कहलाती है ये। इसके बाद में आपका अफेक्टिव एक्टिविटीज़। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ का मीनिंग है जहाँ पे आपके इमोशंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका हंसना, रोना, ये सारे इमोशंस, ये सभी कलेक्टिवली साइकोलॉजी कहलाते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब ही है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जैक्सन के अकॉर्डिंग दी गई है। साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। जैक्सन ने ये माना कि साइकोलॉजी अगर हमें पढ़नी है तो हमें साइकोलॉजी के अंदर कंटिन्यूसली ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करना होगा, ताकि हम पता कर सकें कि ह्यूमन के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस चल रही है उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ में क्या अंतर है और वो दोनों मिलकर के हमारे बिहेवियर को किस तरीके से अफेक्ट करती है। यानी कि अगर आप मानेंगे कि मेंटल प्रोसेसेस का मीनिंग है आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रीज़न करते हैं, क्या चीज़ों को सीखते हैं, और जो बातें भी आप सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उन सभी को आप अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका भाव दिखाना, जिस तरीके से आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सभी मिलकर के आपके बिहेवियर कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। किस तरीके से साइकोलॉजी ट्रेंड में आई, किस तरीके से साइकोलॉजी की हिस्ट्री रही है। तो साइकोलॉजी बहुत ही सेपरेट एरिया रहा है। 100 ईयर साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। इसके बाद में एट द एंड 1879 के अंदर फर्स्ट जो साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो थी वो इस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग रखा गया। ये जो लेबोरेटरी थी इसे विलियम वुडंट ने इस्टेब्लिश किया था। ये जर्मन फ़िलासफ़र थे और साइकोलॉजिस्ट थे। यही सबसे पहले थे जिन्होंने बिहेवियर को एक्यूरेटली और ठीक तरीके से मेज़र किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी। रिलेवेंस का मीनिंग है कि किस तरीके से साइकोलॉजी जो है नर्सिंग फील्ड से रिलेट करती है और किस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी नर्सिंग के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने इसको 4 पॉइंट के अंदर समझने की कोशिश करी है। फर्स्ट वन है आपका इट विल इनेबल द नर्स टू अंडरस्टैंड हर ओन वर्ल्ड। सबसे पहले साइकोलॉजी एक नर्स को अपनी दुनिया को समझने में मदद करती है। साइकोलॉजी एक नर्स को ये समझने में मदद करती है कि उसकी खुद की क्या इच्छाएं हैं, उसके क्या मोटिव्स है, उसको ज़िंदगी में क्या पाना है,
क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसके कैरेक्टर है। अगर वो ये सभी बातें अपने बारे में जान ले तो इससे उसको अपने आप को बिल्डअप करने में, अपने आप की ग्रोथ करने में उसको आसानी होगी। नेक्स्ट है आपका इट विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। उसके बाद में साइकोलॉजी नर्सिंग फील्ड के अंदर दूसरों को समझने में भी मदद करती है। आप सभी जानते हैं कि हमें नर्सिंग फील्ड के अंदर लोगों को केयर देनी होती है, तो अगर हमें उन्हें केयर देनी है तो सबसे पहले हमें उन्हें समझना सीखना होगा। और यदि हम पहले पॉइंट के हिसाब से अगर हम खुद को समझ सकते हैं तो हमें दूसरों को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो हर अपने अपने एरिया से आते हैं, अपने अपने कल्चर से उठकर आते हैं, हर अलग एज ग्रुप के आते हैं। और हमें हॉस्पिटल सेटिंग में ना सिर्फ पेशेंट को डील करना होता है, बल्कि जो वहाँ पे सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, पेशेंट है, उनके रिलेटिव है, जो वहाँ पे हमारे कलीग्स हैं, उन सभी के साथ में भी हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो हमारी हेल्प करती है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें बिहेवियर को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है इट विल हेल्प द नर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में भी पढ़ा है कि जो लोग हैं, जिन भी लोगों को हम केयर कर रहे हैं, वो सभी अलग अलग एज ग्रुप से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं। तो अगर हमें उनकी नीड्स, उनके फियर, उनके एंजाइटी पहले से ही पता होंगे तो हम उनसे अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं और उनसे इलाज के दौरान उनसे कोऑपरेशन भी ले सकते हैं और उनको अच्छी क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका इट विल हेल्प द नर्स टू इम्प्रूव सिचुएशन बाय हेल्पिंग अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ज़िंदगी में हम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमने साइकोलॉजी अगर अच्छी तरीके से पढ़ी है तो हमें लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है, हमें बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने में हेल्प मिलती है, तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर कोई पेशेंट हैंडीकैप हो गया है, जो कि पूरी तरीके से अर्निंग मेंबर था अपनी फैमिली के लिए, तो उसको अपना इंसाइट सब कुछ जो भूल चुका है उसको हमें दोबारा से ग्रुप प्रे थेरेपी इस तरीके से जो दे करके उसको दोबारा से कोप अप करवाने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप का मीनिंग है कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड तक सिमट के नहीं रहा है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। तो पर्टिकुलर साइकोलॉजी जो सिर्फ बिहेवियर को पढ़ना ही नहीं है या सिर्फ माइंड को पढ़ना ही नहीं है, ये बहुत सारे फील्ड्स में फैली हुई है। तो ये हमारी हर फील्ड में किस तरीके से मदद करती है, तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के अंदर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सबसे पहला है आपका हम इसके ऑपरेशंस और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। दूसरा है हम इसके ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वन ऑपरेशन और एप्लीकेशन से मीनिंग है कि साइकोलॉजी जो है वो कौन सी जगह पे काम करती है, किस फील्ड के ऊपर काम करती है और कैसे काम करती है। तो हमने ये देख ही चुके हैं कि साइकोलॉजी जो होती है वो उसके अंदर हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बिहेवियर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही हम पढ़ते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी जो है उसके अंदर हम सिर्फ बिहेवियर को ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं और उसके थ्रू उनकी नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम उनके ना सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, हम जो इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, प्लांट के बिहेवियर है, उनको भी यहाँ पे पढ़ने की हम कोशिश करते हैं और यहाँ पे उसको शामिल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, बट इसके बावजूद हमने अपने कन्वीनियंस के लिए साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमने 2 ब्रांचेस के अंदर इसको बांटा है। पहला है आपका प्योर साइकोलॉजी, सेकंड वन है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी होती है इसका मीनिंग होता है साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर को पढ़ने के लिए बहुत सारे हम टेक्निक्स, मेथड, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। ये सारे टेक्निक्स और जो मेथड होते हैं वो सभी आपको बिहेवियर को पढ़ने में मदद करते हैं, और जितना आप किसी के बिहेवियर को बारे में पढ़ेंगे उतना ही आप डिजीज़ेस को या डिसऑर्डर्स को, जो भी मेंटली पेशेंट है, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी।
अप्लाइड साइकोलॉजी जो होती है वो प्योर साइकोलॉजी से ही डिराइव्ड होती है। जो जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल और जो मेथड आप यूज़ करते हैं प्योर साइकोलॉजी में, उसको रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाइड करते हैं, वो सभी बातें हम अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब प्योर अप्लाइड साइकोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जिसमें सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे प्योर साइकोलॉजी की कुछ सब ब्रांचेस दी गई है। सबसे पहले ये आपकी जनरल साइकोलॉजी, उसके बाद में आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नेक्स्ट वन है आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी के बारे में। जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम पेशेंट के नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल टेक्निक्स, नॉर्मल मेथड और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन का नॉर्मल बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए और पर्टिकुलर टू एज ग्रुप। नेक्स्ट वन है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है वो डील करती है पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर से, उसके रूट कॉजेस से कि ऐसा जो भी पर्सन है एबनॉर्मल बिहेवियर जो शो कर रहा है वो क्यों हुआ और उसके पर्टिकुलर उसका परफेक्ट ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, वहाँ पे ये साइकोलॉजी अप्लाइड होती है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन है आपका सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो नाम से क्लियर होती है कि ये साइकोलॉजी जो होती है वो सोसाइटी या लोगों के बीच में अप्लाइड की जाती है कि किस तरीके से हमें अलग अलग लोगों को समझना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने ट्रेड, अपने अपने कल्चर से आता है, तो हमें किस तरीके से उनसे डील करनी है या किस तरीके से हमें उनसे अच्छी तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ग्रुप का एक इंडिविजुअल पे और एक इंडिविजुअल का लोगों पे या ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है और उसी से ही हमारा बिहेवियर बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हमने आपको पहले भी बताया कि साइकोलॉजी जो होता है वो पर्टिकुलर एक माइंड को कंसंट्रेट करता हुआ नहीं है, इसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी है या जो बिहेवियर होता है वो आपके माइंड, मेंटल प्रोसेसेस और जो आपका सेंस ऑर्गन है, ग्लैंड है, इन सभी के मिले जुले मिश्रण से ही हमारा बिहेवियर बनता है। तो हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यही बात को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के अंदर हम टेलीपैथी को इन्वॉल्व करते हैं। टेलीपैथी मीन्स या एक्स्ट्रा परसेप्चुअल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं कि जैसे आप जो धर्म गुरु देखते हैं, जो यहाँ के लोगों के अलावा भी दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, ये सभी हम पैरासाइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम पर्सन की या इंडिविजुअल की बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक के प्रोसेस को चेक करते हैं। इससे हमें समझ आता है कि कौन से एज ग्रुप में क्या कमी या क्या चूक हो गई जिसकी वजह से इस टाइप का ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। इसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके बाद में अडोलेसेंट साइकोलॉजी है, अडल्ट साइकोलॉजी है, ओल्ड एज साइकोलॉजी है। इसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नाम से क्लियर होता है, ये पर्टिकुलर कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करती हुई होती है। इसके अंदर हम जो भी हम बिहेवियर जो देखते हैं और जो समझते हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसके पीछे के कॉजेज़ को हम एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी पे। अप्लाइड साइकोलॉजी हम पहले भी बता चुके हैं, जितने भी हम प्योर साइकोलॉजी में जितने भी टेक्निक्स और मेथड्स पढ़ते हैं बिहेवियर के लिए, उन सभी को हम रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अपनी बातों को सीख रहे हैं, सीखते किस तरीके से, उनका लर्निंग मेथड किस तरीके से है और किस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं, मोरलिस्टिक बनते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके बाद में नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी का एक बहुत ही लार्ज एरिया कवर करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं सभी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक टीम पूरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। और इसके अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर्स के कॉजेस और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट को यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको फर्दर ट्रीट किया, किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके अलावा उनको सोशल लाइफ में किस तरीके से एडजस्ट दोबारा से करवाया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि हम सभी को जीने के लिए किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करना ही होगा। तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। जो आपका पर्सन है उसका सबऑर्डिनेट्स के साथ में उसका बिहेवियर, उसके कलीग्स के साथ में, उसके हायर अथॉरिटीज़ के साथ में उसके तरक्की, ये सभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे उसका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, मैनिपुलेटिंग होना चाहिए, ये सभी हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी जो होती है वो बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए होती है कि पर्टिकुलर इन्होंने ये क्राइम किया था तो इनकी किस टाइप की मेंटालिटी रही थी, और इन्होंने उस जो क्राइम किया था उसको करने के पीछे क्या कॉजेस रहे हैं, और अब इनकी मेंटालिटी किस तरीके से हो गई है, और अब इन्हें किस तरीके से हम इन्हें नॉर्मल लाइफ के अंदर ले जा सकते हैं। ये सभी हम लीगल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है आपका मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी जो होती है वो आपके आर्म फोर्सेस के लिए उपयोग में ली जाती है। मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर हम सोल्जर्स को किस तरीके से वार्म अप कर सकते हैं, सोल्जर्स का किस तरीके से हम हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनके मोरल्स को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई तो उनको कैसे हम कोप अप करवा सकते हैं, और लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये सभी बातें हम मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो होती है वो पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स के लिए हेल्पफुल होती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो होती है वो डिप्लोमेट्स की हेल्प करती है कि उन्हें किस टाइप के वोट बैंक के लिए किस टाइप के एज ग्रुप वाले लोगों की नीड्स को समझना है और किस तरीके से उनको अपने फेवर में लेकर आना है। इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का मीनिंग है कि साइकोलॉजी जो होती है वो कौन कौन से फील्ड के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे हमने कुछ फील्ड यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट वन आपका इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, नेक्स्ट वन आपका इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, in the field of criminology, in the field of politics, in the field of guidance and counseling, in the field of military science, in the field of human relationship and self development। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन के फील्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला बिहेवियर जो होता है वो एक इंडिविजुअल का सबसे पहले स्कूल लाइफ से ही डेवलप होना शुरू होता है। किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो सबसे पहले स्कूल लाइफ से ही शुरू होती है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को लर्न करवाने में हेल्प करती है, एक टीचर को सारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने में मदद करती है, और उन्हें किस तरीके से और मॉरलिस्टिक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी हेल्प करती है। इसके बाद में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का फील्ड समझ लीजिए या फिर आप क्लिनिकल सेटअप समझ लीजिए। अगर आपको साइकोलॉजी की पूरी नॉलेज है, अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये पेशेंट जो आ रहा है मेरे पास में ये कौन से एज ग्रुप का है और इसको किस तरीके से आपको कन्विंस करना है, क्योंकि आपको पहले से ही उसके नेचर के बारे में पता है या उसके डिज़ायर्स, उसके नीड, उसके एंजाइटी के बारे में पता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिज़नेस और इंडस्ट्री के फील्ड में एक साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें हमारे
कंज्यूमर्स ठीक से डिसाइड करने होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि उनके कंज्यूमर्स की क्या नीड है या वो हमसे क्या चाहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हम उनके लिए लेकर आएँ, तो हमें अच्छी तरीके से हम हमारे बिज़नेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आपको अच्छी तरीके से ह्यूमन नेचर के बारे में पता हो या बिहेवियर के बारे में पता हो, उनके लर्निंग मेथड या उनके थिंकिंग पैटर्न के बारे में पता हो, और ये सभी हमको साइकोलॉजी की हेल्प से ही मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के फील्ड के अंदर साइकोलॉजी जो होती है वो आपकी अलग अलग क्रिमिनल्स को आपको डील करने में मदद करती है कि किस तरीके से जो भी आज वो क्रिमिनल्स बने हैं तो उनके पीछे के कॉजेस क्या रहे हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी रही है और अब किस प्रकार की हुई है, किस तरीके से वो ऑब्सेस थे ये, और अब उन्हें किस तरीके से वहाँ से निकाला जा सकता है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता है, ये सभी हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो हमेशा ही जितने भी उनके वोट बैंक होते हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी जो लोग हैं उन सभी के नीड्स उन्हें पता होने चाहिए और वो तभी उनको फुलफ़िल करने के उनसे वादे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिशियन हैं उनको उनके सामने जो भी लोग खड़े हैं उन सभी के नीड्स को समझना आना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से उनके नेचर और उनकी इंडिविजुअलिटी को समझना चाहिए, तभी जाकर के वो उनके फेवर में आएंगे और तभी जाके वो उनका बिजनेस सेटअप हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग के फील्ड के अंदर साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी को गाइड करना है या किसी को काउंसिल करना है, यानी कि किसी को किसी दिशा के अंदर भेजना है या किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसे सबसे पहले उसे समझ में आना चाहिए कि वो इंसान कौन है, क्या है, किस तरीके का वो फील करता है, किस तरह के इमोशंस को वो रखता है, क्या उसके डर है, क्या उसकी एंजाइटी है। तो अगर वो ये सभी चीज़ें समझ लेता है तो उसको आराम से वो उसको गाइड कर सकता है और उसको काउंसिल कर सकता है। नेक्स्ट वन है उसका इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस के अंदर सोल्जर्स की बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर युद्ध समय चल रहा है तो उस टाइम पे उनको किस तरीके से उनको बूस्ट अप करना है, अगर उनके सभी सैनिक मर चुके हैं तो उनको किस तरीके से उनको लीडरशिप की क्वालिटी किस तरीके से संभालनी है, अपने फैमिली में किसी टाइप का क्राइसिस हो जाए तो उन्हें किस तरीके से उनको हैंडल करना है। ये सभी सिचुएशन जो होती है ये सभी के लिए हमने यहाँ पे कुछ काउंसलर रखे होते हैं और ये सभी आपके साइकोलॉजी की एक ब्रांच के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। साइकोलॉजी जो होती है वो हमें ह्यूमन रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है, उसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट करने में भी। जैसे कि हमने फर्स्ट रिलेवेंट का पॉइंट पढ़ा, जो साइकोलॉजी होती है वो आपको खुद को समझने में मदद करती है, आपके खुद की इच्छाएं, आपके खुद के मोटिव्स, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके डिसीजंस, ये सभी लेने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा अगर हमने सोशल साइकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा कि अगर आप लोगों के नेचर के बारे में समझ जाएंगे, लोगों की नीड्स के बारे में समझ जाएंगे, तो आप उनसे आराम से रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं और अपना एक ग्रुप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड में पढ़ने के बारे में है। तो बिहेवियर को पढ़ने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स की मदद लगती है। इन टूल्स और टेक्निक्स को ही हम मेथड्स और साइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 मेथड दिए गए हैं। पहला है आपका इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड वन ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड वन एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, फिफ्थ वन सर्वे मेथड, सिक्स्थ जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है आपका इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले तो साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया गया ये सबसे पुराना मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है टू लुक विद इन, अपने अंदर झांक के देखना।
ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, खुद को ही ऑब्जर्व करवाने का एक मेथड है। इसके अंदर आपको पेशेंट की इनर फीलिंग्स को, जितने भी उसके डर है, उसके फियर है, उसके एंजाइटी है, उसको आपको बाहर निकालना होता है। ये कम्प्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को या तो पेपर पेन दिया जाता है या पेशेंट को वर्बली पूछा जाता है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, या उस टाइम पे आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। तो जितना भी वो अपने अंदर से बोलेगा वो सभी इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका, ये सबसे फंडामेंटल मेथड है। सबसे बेसिक मेथड होता है। इसके बाद में ये काफ़ी डायरेक्ट है, क्योंकि आप इसके अंदर पेशेंट से डायरेक्टली उसके फीलिंग्स के बारे में पूछ लेते हैं, और काफ़ी इमीडिएट है। जैसे ही कोई प्रोसीजर हुआ या जैसे ही मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन होता है, आप डायरेक्टली उससे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से, कैसा आपको फ़ील हो रहा है। तो वो काफ़ी इमीडिएट है और ये काफ़ी एग्जैक्ट नॉलेज देता है, क्योंकि जो एक पर्सन खुद से फील कर पा रहा है वो दूसरे के बताने से उतना नहीं हो पाएगा। उसके बाद में इसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल कैसा फील कर रहा है उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, डीमेरिट्स जिनको बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कोई भी बच्चों पे, जानवरों पे और मेंटली रिटार्डेड पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है और जो चिल्ड्रन है वो थोड़ी देर के अंदर अपना बिहेवियर को बदल देते हैं। कुछ देर पहले वो कुछ और फील कर रहे थे, कुछ ही देर में वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ये कम्प्लीटली प्राइवेट अफेयर है, आप उसको दूसरों से वेरीफाइड नहीं कर सकते। यानी कि जो भी पेशेंट बता रहा है आपको उसके ऊपर यकीन करना होगा। आप उसे दूसरे से जाके, उसके पेशेंट के रिलेटिव्स से जाके आप उसको वेरीफाइड नहीं करवा सकते कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि कई बार पेशेंट की खुद की इच्छा ही नहीं होती है कि वो एग्जैक्टली जैसा भी वो फील कर रहा है वो दूसरों को एग्जैक्टली वो वैसा बताए। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मेथड है, यानी कि इस टाइप के जो मेथड होता है इसके अंदर आपको दूर से ही पेशेंट को परसीव करना होता है नेचुरल कंडीशन के अंदर कि और उसको एनालाइज करना होता है कि भाई वो किस तरीके से फील कर रहा है या किस तरीके से बिहेवियर उसका एक्चुअली है। उसके बाद में इस टाइप के जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी मेंटली रिटार्डेड पर्सन है कि लोगों ने कह दिया कि इस टाइप से इसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ही दूर से उसको ऑब्ज़र्व करना होता है, या जिस तरीके से आप कैमरा सेटअप लगा करके उसको चेक कर सकते हैं कि वो अकेले में किस तरीके के बिहेवियर को शो करता है। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ पहले आपको स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले आपको उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है कि इसने इस टाइप का एबनॉर्मल या नॉर्मल बिहेवियर शो किया है। उसके बाद में उसको नोटिफाई करना है। उसके बाद में आपको इंटरप्रीट और एनालाइज करना है। एनालाइज आप उसके नॉर्मल बिहेवियर से करेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर है और इस टाइप का इसने एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया, और उसके बाद में आप उसको जनरलाइज करोगे। उसके बाद में उसके लिए आप प्लान बनाओगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद में इसके मेरिट्स, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिकल है, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है, ये काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी वेल फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा जितना भी डेटा आप जो भी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है उसको आप एक्चुअली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, इंटरप्रीट कर सकते हो, समझ सकते हो, अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो कि जो भी बातें इसके बारे में बोली गई है वो सही है या नहीं है। इसके बारे में आप उसको वेरीफाइड कर सकते हो कि ये जो भी बोला गया है वो सच है या नहीं है। इसके बाद में इसके डीमेरिट्स पढ़ते हैं हम। डीमेरिट्स सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट को पहले से ही अगर पता चल जाए कि कोई मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो अपना जो भी वो बिहेवियर शो करता है उससे वो अलग करने लग जाए। इसके बाद में इसके लिए नेचुरल बिहेवियर की ज़रूरत होती है, नेचुरल सेटअप की ज़रूरत होती है, और इसके अंदर आपका बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा एनर्जी जा सकता है। इसके अलावा
इसके अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते बिल्कुल, जो भी एक बार आपका हो गया वही आप देख सकते हो। आप बार बार एक सेटअप, एक जैसी नेचुरल सेटअप आप बार बार नहीं अरेंज कर सकते। इसके बाद में थर्ड वन है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, एक्सपेरिमेंट जो शब्द है वो आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है ट्राई करना और पुट टू टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको जो भी फिनोमिनन दिए जाते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर के, उसको आप ट्राई करते हैं और उसको टेस्ट फॉर्म के अंदर डाल के देखते हैं कि ये चीज़ें या ये बातें सही है या नहीं है। इस टाइप के मेथड के अंदर बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंटल और भी सब्जेक्ट्स जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़ोलॉजी। इस टाइप का जो मेथड होता है इसके अंदर हम कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का मीनिंग है जो भी इंडिविजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से अगर वो ग्रसित है तो उसके क्या कॉज रहे, क्या कारण रहे और उन कारणों की वजह से उस पेशेंट के ऊपर किस तरीके का इफ़ेक्ट आया, और इन सभी बातों को आप लेबोरेटरी के अंदर जाके टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद में इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका स्टेटिंग द प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि जो स्मोकिंग है वो स्टूडेंट्स की हेल्थ पे फिज़िकल और मेंटल बुरा इफ़ेक्ट डालती है, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव आंसर, एक पॉसिबल आंसर, कि जैसे कि जो हमने स्टेटमेंट लिया है, जैसे कि हमने ये माना है कि जो स्मोकिंग होती है वो स्टूडेंट्स की हेल्थ पे फिज़िकल और मेंटली बुरा इफ़ेक्ट डालती है, तो हमने ये हाइपोथेसिस बना लिया कि वो हमेशा इल इफ़ेक्ट ही लेके आती है। स्मोकिंग जो होती है वो हमेशा इल इफ़ेक्ट ही लेकर आती है। ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है। उसके बाद में थर्ड वन है आपका टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर जब हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग एक पॉसिबल एक आंसर डिसाइड कर लिया, उसके बाद में हम उस प्रॉब्लम और उस स्टेटमेंट में से ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ढूंढते हैं। जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, जैसे कि जो कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कॉज है वो आपका है स्मोकिंग और ये चेंज हो सकते हैं। और उसके अलावा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो इल इफ़ेक्ट आते हैं, इफ़ेक्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि जो आपका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रहा है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंजिंग द एनवायरनमेंट। अरेंजिंग द एनवायरनमेंट मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग सेटअप करना होता है। इसके अलावा उसके बाद में यानी कि एनवायरनमेंट अरेंज करने से मतलब है आपका कि आपको पर्सन्स को स्मोकिंग जोन प्रोवाइड करना है और उसके बाद में आपको टेस्ट करना है कि इल इफ़ेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं। इसके बाद में आपका एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट। इसके बाद में आप स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के ग्रुप को बांटेंगे और उसके बाद में आपको एनालाइज करना है कि जो स्मोकिंग करने वाले पीपल थे उनमें कैसा इफ़ेक्ट है, उनकी लंग कैपेसिटी किस तरीके से है, और जो जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की है उनकी लंग कैपेसिटी किस तरीके से। और लास्ट में 6 स्टेप के अंदर आपको टेस्ट करना होता है हाइपोथेसिस को, यानी कि जो आपका पॉसिबल जो आंसर आपने बनाया था कि स्मोकिंग जो होता है वो हमेशा इल इफ़ेक्ट ही लेकर आता है, उसको आपके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करवाना होता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक है या नहीं है। इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये साइंटिफिक मेथड है। इसके अलावा ये एक कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी फिनोमेना होते हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होते हैं और इसके अंदर आप रिपीटेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसको रिपीट के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब है कि
इस मेथड के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहली बात तो है कि इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं वो हर प्रॉब्लम के अंदर या हर फिनोमेना के ऊपर काम नहीं करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे नेचुरलिस्टिक कंडीशन के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब है कि आपको एक सेटअप, एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करनी होगी। और तीसरी बात है कि ये जो मेथड होते हैं कभी कभी सब्जेक्ट के लिए डेंजरस हो सकते हैं। हर कोई इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होते हैं उसके अंदर सूटेबल नहीं होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम फोर्थ मेथड पढ़ते हैं, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। इस टाइप के जो मेथड होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, मेंटल हाइजीनिक क्लिनिक। ये सभी इन सभी का मेन एम होता है कि लोगों की एंजाइटी, फियर्स से डील करना और उनके कॉजेज़ को पता लगाना कि वो इस तरीके का जो बिहेवियर में माल एडजस्टमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है। इस टाइप की टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट से उसके पेरेंट्स से, उसके फैमिली मेम्बर्स से डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम उसके जितने भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर केस हिस्ट्री बन कर के आते हैं उन सभी को हम पढ़ते हैं। इस मेथड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इससे ये फ़ायदा है कि पहली बात तो जो केस हिस्ट्री जो भी दी जाती है वो आप डायरेक्ट आप उससे पढ़ सकते हैं। प्रोडक्टिव स्टडीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के नुकसान ये है कि जितने भी आप इसके अंदर मेथड्स पढ़ते हैं, जितने भी आप इसके अंदर स्टडीज़ को पढ़ते हैं, उनकी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सभी पेशेंट की मेमोरी पे या पेशेंट के रिलेटिव्स की मेमोरी पे होती हैं या फिर उनके बताए हुए इंसिडेंट पे होते हैं। तो इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। हर किसी के साथ में कोई घटना होती है, किसी के साथ में कुछ घटा होता है, तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो पर्टिकुलर हर इंसान ही माल एडजस्टमेंट की तरफ चला जाएगा या हर इंसान ही एडेप्टिव बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट मेथड है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर क्या होता है, हम लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के अंदर सोसाइटी में जाकर के, कम्युनिटी में जाकर के बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये जो होती है वो कॉमन साइकोलॉजी भी, कॉमन सोशल साइकोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं। और आप ये जो इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करके लेकर आते हैं वो हम क्वेश्चनेयर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं उनसे, चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल की फॉर्म में भी हम उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहली बात तो कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारा डेटा जो होता है वो हमें इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में इसके नुकसान है कि बहुत सारा जो डेटा होता है हमें एक साथ मिल तो गया है, लेकिन ये डेटा जो है वो इतना है कि एक सूदिंग वे में, सफिशेंट वे में हम इसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका जेनेटिक डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड का मतलब है कि डेवलपमेंट या ग्रोथ और डेवलपमेंट होने से मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के बारे में हम बर्थ से लेकर डेथ तक के पीरियड को पढ़ें। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी होती है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर उसके बहुत इफ़ेक्ट डालता है। वो जिस कंडीशन के अंदर बॉर्न एंड बॉट अप होता है, जिस कंडीशन में पला बड़ा होता है, या जिन लोगों से वो मिलता जुलता है, उसके एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इस टाइप की जो मेथड है इसके अंदर हम पर्सन के बर्थ से लेकर डेथ तक का रिव्यू करते हैं कि उसके हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर उसके साथ में कौन कौन से इंसिडेंट हुए या किस तरीके की उसने बातें या घटनाएं की। तो इस टाइप के मेथड से जो होता है वो हम उसको कंप्लीट रिव्यू उसका ले सकते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि हम उसके कंप्लीट बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके फर्दर उसके हेरिडिटी में ही इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या उसका एनवायरनमेंट इस तरीके का बना है कि जिस तरफ से वो मालएडजस्टिव बिहेवियर शो करने लगा। इसके कुछ नुकसान भी है कि अगर आप इस टाइप की स्टडी को अगर करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगता है।
थैंक्स।